कल जो रिजल्ट आया कितने लोग निकले भैया? प्री में आपका हुआ है? अच्छा, और कल प्री का रिजल्ट आया एमपीपीएससी का? तो कुछ बच्चे जो फोन कर रहे हैं वो 69 क्वेश्चन 68 क्वेश्चंस वाले बहुत हैं, बड़ी संख्या है। मात्र एक क्वेश्चन और कम हो जाता ना, 2 नंबर नीचे कट ऑफ जनरल का, तो 10-15 लोग और हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन। बड़े बच्चे, बड़ी बड़ी संख्या है। तो थोड़ा 5-2 मिनट बाद मैं उनके लिए भी कर लूं, क्योंकि वो भी लोग वीडियो सुनते हैं यूट्यूब पे, तो अपेक्षा रखते हैं कि अब हमारा अगले अटेम्प्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक चीज तो मैं ये बता दूं आपको कि ये कोई फेल्योर नहीं है, आप फेल नहीं हुए हैं। फेल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ये कंपटीशन है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप इन क्वेश्चंस पे पास हो सकते थे, या तो वैकेंसी ज्यादा होती या फिर दूसरे बच्चों ने अच्छा नहीं किया होता। कुछ बच्चों ने दे डिड वेल, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप बाहर हुए हैं। कंपटीशन में केवल आपके करने नहीं करने से नहीं होता है, दूसरे बच्चों के करने से भी मायने रखता है। दूसरे बच्चे अगर खराब प्रदर्शन करेंगे तो आप उन्हीं नंबरों पे पास हो जाएंगे। अभी जो नंबर है, कई बार बच्चे प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बाहर हो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं। लायक और नालायक वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आप लायक तो आप थे, अगर सीटें ज्यादा होती तो आप लायक थे, प्रीलिम्स निकालने लायक थे। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपसे पहले जो प्रीलिम निकाला या आपसे ज्यादा जो मार्क्स हैं, आपके तो 69 क्वेश्चन है, आप बाहर हो रहे हैं, लेकिन अगर 69 पे अगर आप अंदर हो जाते तो हो सकता है मेंस निकाल ले जाते और इंटरव्यू में भी हो जाते, और हो सकता है टॉप 10 में चले जाते, और वो लोग जो है वो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाते, जिनके 72 हैं, 74 हैं। तो ये नहीं कह सकते। एक चीज ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हम इस परीक्षा के लायक नहीं हैं। 2 फैक्टर अभी आपको बताया। अगर सीटों की संख्या ज्यादा होती, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि 20 गुना लेंगे, 15 गुना नहीं लेंगे, 20 गुना लेंगे इस बार। तो अगर कभी 20 गुना ले रहे होते तो आप सब पास हो गए होते, तब भी आपको कोई दोष नहीं देता, आप खुद को भी दोष नहीं दे रहे होते, क्योंकि एक बार प्री पास करने के बाद आपको मेंस देने को मिलता है ना, बस। इसके अलावा तो और कोई प्राइज नहीं मिलता, कोई रिवार्ड तो है नहीं वहां पे और अलग तरह का, केवल मेंस देने को मिलता है, और वहीं से आगे का लाइन निकलता है इंटरव्यू का। तो अपने आप को एक तो अपराध बोध से मुक्त करना है कि हम बेकार हैं, हम लायक नहीं हैं, ये नहीं होता। इस साल कुछ बच्चों ने अच्छा किया, हमसे अच्छा किया। इस साल सरकार ने सीटें कम कर दी, ये 2 बड़े फैक्टर हैं, इसको समझिए। तो उससे फिर आपका अगले अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन जो है अपने आप आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब हम लायक नहीं बचे, इस दुनिया में हमारे लायक कुछ नहीं रहा, मतलब हम इस लायक नहीं है कि हम सिविल सर्विसेज के लायक नहीं हैं, हो सकता है हमको और छोटी एग्जाम देनी चाहिए और हम कोई दूसरी तैयारी करें। नहीं, आप कर सकते थे। अब ये देखो कि आपने सिली मिस्टेक्स कितनी की थी। बिल्कुल जो साधारण किस्म के प्रश्न है, आपने 7-8 गलतियां कर दी। अगर वो नहीं करते या केवल 4 करते, 8 नहीं करते, 4 गलतियां करते, तो आज आप अंदर होते। तो थोड़ा सा उस पर काबू पाने की कोशिश करें, और कितना भी आप पढ़ाई कर लें, थोड़ी बहुत गलतियां तो एग्जाम में होती है, सभी से होती है। जो 80 सही कर रहा है उससे भी गलतियां होती हैं, ठीक है, फिर भी वो 80 सही कर रहा होता है। आपको 70 करना था, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार कर लोगे। हम यहाँ और अच्छे प्रश्न बताएंगे, आपको तरीका बताएंगे। हम तो थॉट प्रोसेस डेवलप कराते हैं खास करके, क्योंकि आजकल उसी का जमाना है, और अब मेंस तो वही निकाल पा रहे हैं। दूसरा प्रीलिम्स में भी उसी से जुड़े हुए प्रश्न आने लगे। फैक्ट्स भी बता देंगे हम आपको, फैक्ट्स भी बता देंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आ जाएंगे परीक्षा में, ऐसा भी बताएंगे। लेकिन ज्यादातर हम ध्यान देते हैं थॉट प्रोसेस पे। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है, और वो हर कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर सुनेंगे तो वो किसी किताब को लेके पढ़ रहे होते हैं, या उसमें से फैक्ट्स ला के आपको रटा रहे होते हैं, बस उसी के चैनल हैं। मतलब अलग से आपको कोई एक विचार दे रहे हो, सोचना सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये कठिन काम है, और हम छोटे छोटे, तो खास करके ये बात आज उनके लिए थी कि वो डिप्रेशन में न जाए। दूसरी चीज है कि
अभी कुछ बच्चे जो है थोड़ा पार्टी वार्टी करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आए तो आपको प्रसन्न भी रहना चाहिए, आनंद भी मनाना चाहिए, पार्टी भी करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन आपको मौके मिलेंगे ये सब करने के। अगर आप बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर यही सब कुछ है जिंदगी में, फिर तो पार्टियां ही पार्टियां, फिर कहाँ कौन रोकने वाला है आपको। पर मौके भी बहुत मिलेंगे, दोस्त भी बहुत बनेंगे, सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। तब आप जाएंगे तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी, क्योंकि आप विशेष व्यक्ति के तौर पे शामिल होंगे, स्पेशल गेस्ट होंगे आप, और आपके इर्द गिर्द रहेगी पूरी मंडली, आपके सेंट्रिक रहेगी पार्टी। आपके आने ना आने से बहुत फर्क पड़ेगा उनको। अगर आप जाओगे तो चार चांद लग जाएंगे, नहीं तो लोग मायूस हो जाएंगे कि अरे इतने बड़े आदमी को बुलाया, वो आया नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले बड़ा आदमी बन लेना चाहिए, समारोह में जाने से पहले उस तरह का, उस स्तर का आदमी बन जाना चाहिए कि उसमें जाने से आपको न जाने से फर्क पड़ने लगे। समारोह या पार्टी की शान में कोई फर्क नहीं आता आपके जाने और न जाने से, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हम लोग, तो वो जब मौका मिल रहा है हमको महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का, तो उसको खो करके हम यदि पार्टियां करेंगे और दोस्तों के साथ टाइम बिताएंगे तो फिर आपको मौका मिलेगा। सिविल सर्विसेज क्रॉस करने के बाद में आपको पर्याप्त मौका मिलता है अपनी जिंदगी में एंजॉय करने का, बहुत मौका मिलता है। ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाता है, सिलेक्शन से ही शुरू हो जाता है पार्टियां वगैरह। लोग पार्टियां देते हैं आपकी खुशी में। अगर आप आईएएस हो गए तो गवर्नर बुलाएंगे, एक दिन सीएम खाना रखेंगे आपके लिए, तो सीएम हाउस में खाना होगा, गवर्नर के वहां होगा। इस तरह की पार्टियां होती है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है। आप सेलिब्रिटी बन जाते, लोकल सेलिब्रिटी तो हो ही जाते हैं कम से कम स्टेट लेवल के। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो। ये सिलसिला भी 1.5 महीने तक चलता है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो जब आपको ये सब मौका मिलने वाला है तो अभी लार टपकाने से कोई मतलब नहीं, अभी परेशान होने से कोई मतलब नहीं। अभी जो है आपके संपर्क भी छोटे छोटे होंगे, कॉन्टेक्ट भी उतने अच्छे नहीं होंगे, आप स्पेशल गेस्ट भी नहीं है, साधारण व्यक्ति के तौर पे शामिल होते हैं। कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ जाता है कई बार पार्टी में आपको खुद को। अब लोग ही पार्टियां दें तो वो आनंद है ना फिर आपके लिए, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बल्कि सब लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, है ना, और आप के ऊपर ही फोकस करते हैं सब लोग, आप ही कैमरा भी आप ही के ऊपर फोकस करता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो लोग बच गए हैं अभी 1-2 क्वेश्चन से, ये उन लोगों के लिए खास करके मैसेज है कि वो मन को भटकाया नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मन को भटकाया होगा, लालच ने घेरा होगा, खाने पीने के लालच ने, लोगों से मिलने जुलने के लालच ने, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुई है, पंगा तो हुआ है। अदरवाइज कुछ लोगों ने तो निकाला ही है, या फिर आपने देर से तैयारी शुरू की है। तैयारी देर से शुरू हुई है तो थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें, मिलेगी सफलता। तो ये 2-3 बातें थी जो बहुत जरूरी है। बीच बीच में अब मैं पूरा मोटिवेशनल वाला क्लास ले सकता हूँ, मैंने बहुत सारे लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोर्स पे आए, ठीक है। चलिए, तो प्रियम्बल में बात कर रहे थे हम लोग। थोड़ा प्रियम्बल में मैं कुछ चीजें आपको एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। वैश्विक दृष्टिकोण इस महीने में देना चाहता हूँ कि जो आप लोग तरह तरह के इंडाइसेस देखते होंगे, उनको मैं प्रियम्बल से जोड़ना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम सुना है आपने, है ना, जो करप्शन का इंडेक्स बनाती है। इसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का बनाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है जो एनवायरमेंट के बारे में बनाती है। और भी बहुत सारी, हंगर इंडेक्स है, तरह तरह के इंडेक्स हैं गरीबी के बारे में। ईज ऑफ डूइंग का भी है, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बात जब करते हैं तो भारत में आखिर ईज ऑफ डूइंग में दिक्कत क्या है, कितने हर्डल्स आते हैं, आसानी से स्टार्टअप शुरू करने में कितनी दिक्कत आती है, क्यों नहीं कर पाते हैं स्टार्टअप, इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पाते हैं। तो पूरी दुनिया में तो स्टार्टअप, कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहे तो बहुत आसानी से चला जाता है, हमारे भारत में क्यों नहीं हो पाता। सरकारें बहुत लगी हुई है इन सब चीजों में, बहुत लगी हुई है। यहां मैं प्रस्तावना के साथ जोड़ना चाहता हूं, राइट टू इक्वलिटी की बात कल आपको बताई थी। स्वतंत्रता, तरह तरह की स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता, समता, कई प्रकार की समता, आर्थिक समानता बात हुई थी ना कल, इकोनॉमिक वाली आती है, राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना, और 3 प्रकार की आती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है ना, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
तीन तरह की स्वतंत्रताओं की बात, तीन तरह की समताओं की बात आती है, यही प्रकार की समानता। अब ये फैक्टर के साथ हम लोग इन सब इंडाइसेस को अगर जोड़ें तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इससे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव आएगा, पूरा वैश्विक दृष्टिकोण आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन है और पूरी दुनिया एक है, यातायात के तीव्र साधन है। आपने देखा वायरस कितनी जल्दी फैला, अगर हवाई जहाज मात्र नहीं होते तो वायरस फैल ही नहीं पाता, वहीं खत्म हो जाता, वो एंडेमिक ही बना रहता। तो एंडेमिक को पेंडेमिक बनाने में ट्रांसपोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, नहीं तो सारे के सारे जो इनके जो वेरिएंट्स हैं वो एक ही जगह पर डेवलप होते रहते, वहीं पे वो साइकिल में घूमता रहता, वहीं वो ओमिक्रॉन बन जाता, फिर हो सकता वो स्प्रेड होता तो उतना फेटल नहीं होता। लेकिन ये सब हुआ, दुर्भाग्य है ये। लेकिन ये सौभाग्य की बात भी है कि हम ट्रेवल कर पाते हैं, एक ही दिन में 2-3 कॉन्टिनेंट पहुंच सकते हैं, 24 घंटे में हम 3-3, 4-4 कॉन्टिनेंट पे जा सकते हैं। तो ये जो सुविधा है, अब ये हमारे इसमें भी प्रस्तावना के साथ जोड़ना, इसको प्रस्तावना के साथ मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आप लोग जब बात किसी प्रकार के इंडेक्स की बात करते हो तो आप देखते हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, वो बहुत ऊपर रहते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, यहां तक कि यूएस के से भी ऊपर रहते हैं, है ना। तो कई सारे विकसित देशों से भी ऊपर स्थिति आती है उसकी। तो ये क्या है, ये क्यों है कि सब इंडेक्स में, क्या ये इंडेक्स वाले लोग जानबूझ करके ऐसे इंडाइसेस बनाते समय में क्या जानबूझ करके उनको ऊपर रखते हैं रैंकिंग में, कि हम लोगों के साथ कहीं पूर्वाग्रह होता है, प्रेजुडिस होता है कि वो हमको जानबूझ करके नीचे रैंकिंग देते हैं। कई बार जब हम स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज और उनमें जब ठीक नहीं बैठते तो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा इसका पुअर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का पुअर स्टैंडर्ड, इनको रैंकिंग करना नहीं आती। तो हम रैंकिंग एजेंसी को ही वो बना देते हैं कि रेटिंग एजेंसी जो है वही गड़बड़ है, उसका तरीका ही ठीक नहीं है, उसके पैरामीटर ही ठीक नहीं है, तो हम तो वहां तक दोष दे देते हैं। दरअसल बहुत बारीक इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है, जो सर्वे होता है वो बहुत बारीक होता है, बेसिक चीजों का होता है। कई बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये एजेंसीज अपने किसी आदमी से अप्लाई करवाती हैं और उसको उस पूरे प्रोसीजर से गुजारती हैं कि तुम जरा एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे तुम कोई एक नया बिजनेस सेटल करके बताओ इंडिया में, और फिर उसमें कितने हर्डल्स आते हैं, यानी जो सिंगल विंडो की बात है वो है कि नहीं, फॉर्म कितने भरने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह के क्लियरेंस में दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ रिश्वत मांगी जाती है, तुम बताओ। कई बार लोगों से बात की जाती है कि आपको ये सब करने में कितनी दिक्कत आई, आपने ये अप्लाई किया था, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या आपको घूस देनी पड़ी। तो ऐसे हजारों लाखों लोगों से संपर्क होता है, और हजारों से भी हो तो भी सैंपल तो आ ही जाता है। तो ये चीजें निकल करके आती है कि भारत का जो वातावरण है, भारत में जो अभी ये सब जो चीजें हैं ये उतनी अच्छी हुई नहीं है जो होनी चाहिए थी। इस वजह से हम रैंकिंग में बहुत पीछे हैं, पर तो दूसरे देशों में तो ये सब ठीक ठाक आता है। तो मैंने एक तो कल आपको बताया था कि लिटरेसी की भी बात है, अवेयरनेस की भी बात है, और कुछ चीजें जो है उसमें सबसे बड़ी चीज है सोशल एक्सेप्टेंस। हमारे यहाँ कोई चीज बुरी है तो उसको बुरा मान लिया गया है और उस बुरे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये एक बहुत बुरी चीज है। मैं यूएस भी गया हूं, मैंने एक दो और जगह देखा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर जो सारे लोग हैं, सारे सिटीजन हैं, वो बहुत शार्प हैं, बहुत तेज हैं, बहुत अवेयर हैं। वहां के नागरिक भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, उतने अवेयर नहीं है। ये यूं कहें कि कुछ लोग बिल्कुल एकदम साधारण है और कुछ नहीं समझते, और ये ऐसे अंग्रेज भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे अमेरिकन भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, अपने अधिकारों के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते, अवेयर भी नहीं है, और वाकई में लिटरेट भी नहीं है, उस तरह से लिटरेट नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो एक्सप्लॉयटेशन पे उतर आता है, जो करप्शन पे उतर आता है, उसको फिर बुरा माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता।
उसके लिए एक ऐसा भाव होता है कि ये व्यक्ति सोशल नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये सोसाइटी के लिए खतरनाक आदमी है। ये चीज बचपन से होती है उसके साथ। इसका मतलब भारत में अगर आप हमारे यहां देखें तो हमारे यहां प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा, अब चूंकि हमारे यहां पे भी ऐसा ही है, पर हमारे यहां पे एक अंतर है। अगर कोई करप्ट आदमी है और कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई परेशान है और परेशान कर रहा है, तो उसके प्रति वो भाव नहीं आता, बल्कि उसके ऐसा है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं क्या, हम भी इसके जैसे कमा सकते हैं क्या, क्या ये चीजें हैं उल्टी है। वहां से शिक्षा ले ली जाती है, बल्कि युवा जो है वहां से प्रेरणा ले लेता है कि मुझे इसके जैसी कमाई करनी है। जैसे जंगल को काटना पाप है देखा जाए तो एनवायरमेंट के हिसाब से, जब हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन कई लोगों को मिले कि अगर इतना जंगल साफ होने से अगर मुझे 200 करोड़ मिलते हैं तो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरे पास वो पावर हो और मुझे कोई करने दे पहले। उसके अंदर ये भावना बहुत अंदर तक बैठी हुई है, और ये भावना उसके अंदर है, यहां तक भी ठीक है। इविल तो कहीं पे भी घुस सकती है और वो उसको डेविल बना सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि दूसरा आदमी उसकी आलोचना नहीं करते कि ये जो तुम्हारे अंदर भावना घुसी है ये नेगेटिव है और ये तुमको निकालनी चाहिए। हमारा समाज बाध्य नहीं करता सुधरने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा हमारे सारे इंडाइसेस क्यों खराब है। दूसरे देशों में जहां इंडाइसेस बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वहां बुरे लोग नहीं हैं, भ्रष्ट लोग नहीं हैं, चोरी की भावना मन में नहीं आती, बेईमानी की भावना मन में नहीं आती होगी और आती है। कमजोर लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, वो भी हो सकता है। लेकिन भारत जैसे आज का जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, ये प्रस्तावना में बहुत काम का है, क्योंकि प्रस्तावना में जो उद्देश्य थे और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि इस देश को संविधान के जरिए ये दिलाया जा सकता है, तो क्यों हासिल नहीं कर पाए हम। उसका कारण है ये कि इतना शानदार संविधान, इतना शानदार प्रस्तावना, इतने अच्छे अच्छे प्रोविजन होने के बावजूद रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। रिजल्ट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस है बुराइयों के प्रति, एक्सप्लॉयटेशन के प्रति भी सोशल एक्सेप्टेंस है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हाँ होगा, ये करेगा क्योंकि ये समर्थ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इसके पास ताकत है, ये करेगा, और तुम्हारा होगा क्योंकि तुम में ताकत नहीं है। ये जो सोशल एक्सेप्टेंस है, इसकी वजह से आपके रिफॉर्म काम ही नहीं करते। इकोनॉमिक रिफॉर्म काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल रिफॉर्म काम नहीं करेंगे, बैंकिंग रिफॉर्म काम नहीं करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म काम नहीं करेंगे, फार्म डिस्ट्रेस वाले जो जितने भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं वो काम नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी रिफॉर्म कर लो इंडिया में, आप कोई सी भी कमेटी बना लो, कोई कमीशन बना लो, स्वामीनाथन कमीशन बना लो, ये बना लो, 50 तरह के कमीशन हम कर क्या सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कमीशन बना सकते, आयोग बना देगी, कमेटी बना देगी, समिति बना देगी, रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, बहुत सुंदर रिकमेंड। ये सब हमारी तैयारी का मसाला बढ़ा देते हैं, बस और कुछ नहीं। हम सब सिविल सर्विसेज वालों के लिए मैटर होता है, हमारा सिलेबस होता है। रिजल्ट्स कहाँ है? रिजल्ट्स नहीं है। तो रिजल्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस है बुराई के प्रति। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा था हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये नारा दिया ही इसीलिए था, क्योंकि अगर हम ही नहीं सुधरते तो बात ही नहीं बनेगी। सोसाइटी को सुधारना पड़ेगा, सरकार की तरफ से सुधार होने से कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का, पॉलिटिकल फ्रीडम का। अब चूंकि आज फ्रीडम वाला पार्ट है तो मैं इस पे आना चाहता हूं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया कि हम ईवीएम पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, पुरानी जो मत पेटी होती थी उसमें कागज से वोट होता था, कागज के ऊपर ठप्पा लगाते थे, पेटी में डालते थे, फिर गिनती होती थी। उसमें ताकतवर लोग क्या करते थे उस जमाने में, ताकतवर लोग बूथ कैप्चरिंग करवाते थे, या फिर उनका कोई गुंडा, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कोई गुंडा जो है वो खड़ा हो जाता है और वो खुद उनको कहता है जाओ तुम्हारा वोट हो गया, बस तुम जाओ, और वो एक साथ सबके मत पत्र लेकर के अपने पसंदीदा जिस भी कैंडिडेट की तरफ से वो आया उसको सबको वोट डाल देता था। या तो ऐसा होता था या फिर पेटी लेके भाग जाते थे।
जो मतपेटी होती है उसी को हम बूथ कैप्चरिंग कहते थे एक तरह, या तो वो या फिर मतपेटी लेके भाग जाते थे जिसमें वोट होते थे। तो बैलेट बॉक्स ही ले चले गए, बैलेट पेपर सारे गायब, और फिर आप करा लो चुनाव, या तो कैंसिल होते थे या फिर रीपोल होता था या फिर और कई तरह की चीजें होती थी, पर उसमें फिर मैनेज कर लेते थे। ये सब चीजें ईवीएम, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ, आपका एपिक कार्ड आ गया, मतदाता परिचय। टीएन शेषन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जब वो निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, टीएन शेषन, नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया उन्होंने, खास करके मतदाता परिचय पत्र। एक तो हर कोई व्यक्ति नहीं घुसेगा, उसका एक एपिक कार्ड होगा, परिचय पत्र होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा। तो वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत हुई, और वहां एक 1989 यहाँ देखोगे आप 99 में तो गोवा के विधानसभा से ईवीएम शुरू हो गया, और उसके बाद से लगातार विधानसभा चुनाव में, यहाँ तक कि अब तो लोकल अर्बन और रूरल वाले में जो है वो होने लगा, ग्राम पंचायत, तो वहां पर भी अब ईवीएम की शुरुआत हो गई। इसके अंदर अब बूथ कैप्चरिंग और वो चीजें जो है वो उतनी काम नहीं करती, क्योंकि बूथ आपने कैप्चर भी कर लिया तो अब थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि वोट रिलीज करना, ये तो जब तक सब लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, सारे है ना, सारे पोलिंग ऑफिसर सारे के सारे 1 2 3 4 एंड प्रिसाइडिंग आल्सो, सारे के सारे जब करेंगे तब जा करके आपका बूथ कैप्चरिंग सफल होगा। और दूसरी चीज है कि हम लोगों ने सेंसिटिव जोन्स और उनको डिवाइड किया, सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई इलेक्शन, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए। आपने क्या देखा, दो तरह की चीजें हुई, जो न्यूज चैनल है वो खरीदे जाने लगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया अब, ताकतवर लोगों को, कि अब अगर आपको चुनाव जीतना है तो जो मीडिया है वो आपके कब्जे में होना चाहिए, पेड न्यूज। अब तो चैनल ही पूरा का पूरा पार्टी का हो गया, वो सपोर्ट करता है कि मैं इस पार्टी का चैनल हूं, मतलब एक तरह से वो दिखता है, आप अगर उनकी आवाज सुनो तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि वो उसका प्रवक्ता ही है, पार्टी का ही प्रवक्ता है। और दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर है वहां पर पेड न्यूज आने लगी, सारी न्यूज प्लांटेड पहले से, और पार्टी को सपोर्ट करने वाली। अब ये है बुराई, लेकिन ये आवश्यकता थी किसकी, क्योंकि हमारे यहाँ है करप्शन, आसानी से चुनाव जीतना संभव नहीं है। पहले भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, बिहार में जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बिहार को बदल ही नहीं पाए। कहां बदल पाए बताओ? ऐसा नहीं कि नेता एक से एक नहीं आया, जनता बहुत मानते थे, ऐसे ऐसे नेता भी आए, लेकिन वो जनता के माइंडसेट को बदल ही नहीं पाए। ईमानदार नेता थे, बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे, समग्र क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे, पर नहीं बदल पाए, क्योंकि सोसाइटी, सामाजिक बहुत बड़ा ढांचा है ये हमारा, इसलिए जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा राजनीतिक बदलाव नहीं आएगा। दूसरी चीज, जात पात में बांटो, धार्मिक आधार पर भड़कीले भाषण दो, तो पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, लोग डरेंगे कि अच्छा मतलब इसको वोट देने से वो धर्म वाला ताकतवर बनता है तो हमको इसको देना है, किसी भी कीमत पे इसको देना है, चाहे ये जो भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो विकास वाली बात, आपके रोड हुआ, रोजगार हुआ, ये सब मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। पोलराइजेशन हो जाता है, धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर टिकट बंटने लगे, ये वो, तो ये अब वो जो रिफॉर्म आपने किया वो रिफॉर्म बेकार हो गया। उद्देश्य जो था बूथ कैप्चरिंग रोकना, बूथ कैप्चरिंग रुक गई, तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो कि जनता तो वैसी है जैसे यूएस में है, ये है, लेकिन अब अंतर क्या है, वहां पर मीडिया को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मीडिया बिकने को तैयार नहीं है। वहां पर जनता में डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो जात पात टाइप या धार्मिक रूप से इस तरह से डिवाइड होने को तैयार नहीं। अंतर समझ में आ गया? दिक्कत इसलिए हमारे रिफॉर्म पे काम नहीं करते, कमीशन के रिकमेंडेशन पे काम नहीं करते, इसलिए प्रस्तावना काम नहीं करती। नहीं तो प्रस्तावना तो बहुत शानदार है, प्रियम्बल तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, इसलिए वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, इतनी सुंदर बात है और इतनी चमत्कारिक है, तो फिर ये काम क्यों नहीं करती, रिजल्ट क्यों नहीं आते? रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि सोसाइटी उसके लिए और इन सबको, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो बड़े इनोसेंट हैं, वो ये नहीं जानते कि पेड न्यूज नहीं होती या चैनल खरीदे नहीं गए हैं,
और इनोसेंटली वोट दे रहे हैं। ऐसे हैं कोई? बहुत कम लोग होंगे ना जो ये सब चीजें नहीं समझते हो। अधिकांश लोग तो ये चीज जानते हैं कि जात पात के नाम पे भड़काया जा रहा है। धर्म के नाम पर ऐसा कोई संकट नहीं आया है। ऐसे नहीं है कि कोई हिंदू संकट में है, मुसलमान संकट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में फिजिकली आप देखो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाति पाति वाला झंझट भी इतना ज्यादा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। उधर दलित वाले जो इस तरह से बताते हैं कि नहीं ब्राह्मण आपको खा जाएगा, और उधर वो ब्राह्मण वाला बताएगा कि ये दलित तुम्हारे घर में घुस जाएगा, तुम्हारी लड़की को ले जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ना तो ये ऐसा होने वाला जैसा वो बता रहे हैं, ना वैसा होने वाला है, ना धर्म के नाम पे ऐसा होने वाला है। मीडिया के बारे में भी पक्का पता है हर आदमी को कि ये बिका हुआ मीडिया है। कोई भी बता देगा, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बता देगा कौन सा चैनल किस पार्टी का है और किस पार्टी को सपोर्ट करता है। आसानी से अखबार के बारे में बता देंगे कौन सा अखबार किसको सपोर्ट कर रहा है इन दिनों में। तो ये चीज वहां पर भी है, यहां पर भी है। पर दुनिया वैश्विक दृष्टिकोण में जब आप जाओगे तो दुनिया में उन चीजों का एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ हम स्वीकार करते हैं कि हाँ ये है और हम इसको मानते हैं, उसके बावजूद हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो डिवाइड करने की बात कर रही है, जो बांटने की बात कर रही है, जो धोखा दे रही है, जो मूलभूत आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं दे रही है, उसके बावजूद हम उसको सपोर्ट करते हैं और करते हैं। अब आप कहोगे नहीं भारत की जनता मूर्ख है, भारत की जनता अनपढ़ है। नहीं, ये तो बराबर है पूरी दुनिया में। जो इनोसेंस, जो लिटरेसी वाली बात है, या यूं कहें कि अनअवेयर जो लोग हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है, ऐसी चीजें तो पूरी दुनिया में। मैं यूएस में कई लोगों को देखा मैंने कि कोई एक आदमी जा रहा है और वो गोरा है और पढ़ा लिखा दिख रहा है और उसकी लड़की के नजदीक घुसने की कोशिश कर रहा है कोई व्यक्ति, और वो अपनी लड़की को इधर कर लेता है और वो खुद उस तरफ हो जाता है और ऐसे उसको प्रोटेक्ट करते हुए वहां से गुजर जाता है, लेकिन वो पंगा नहीं लेता। जबकि जागरूक आदमी को तो बोलना चाहिए भाई क्या है, तुम तमीज से चलो, तुम उधर चलो। और ये क्या तरीका हुआ, कानून नहीं जानते तुम लोग, ये ऐसा उपदेश देने लगता। लेकिन वो भी नहीं करता, इसका मतलब सहनशील है, वो टॉलरेट करता है इन सब चीजों को, संघर्ष से बचना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है, झगड़े से बचना चाहता है, वो अपनी शांति से जीना चाहता है। वो सोचता है मैं चुपचाप अपने घर जाऊं, कहां किन किन के मुंह लगेंगे, पता नहीं कितने गुंडे हैं क्या। तो ऐसा भारत में भी आप देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का आदमी हो गया, गोरा आदमी हो गया, या बहुत पढ़ा लिखा आदमी दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत पैसे वाला दिख रहा है, इसका मतलब वो लड़ना चाहता है, पीटना चाहता है, न्याय प्राप्त करना चाहता है, वो जस्टिस चाहता है और बहुत न्यायप्रिय है और अपने व्यवस्था में बहुत विश्वास रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे दब्बू किस्म के, ऐसे सहन करने वाले, ये सब चीजें तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन उतना एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। बात समझ में आई ना? जितना एक्सेप्टेंस हमारे अंदर है। ट्रंप आए ही वहां पे, इसलिए अमेरिका को मैं आदर्श के तौर पे तुलना नहीं करना। मैं बात करूंगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों की बात करूंगा। इन देशों के साथ आप देखेंगे तो वहां के लोगों में एक चीज है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ईज ऑफ डूइंग होगा, यानी कोई नया आदमी स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, स्वागत है, आप आइए, खोलिए, आगे बढ़िए, कोई रोकने वाला नहीं आपको। आप आवेदन देके देख लो उनके देश में, आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। दरअसल वो लास्ट में जाके मेरिट पे बात करते हैं, आपको फैसिलिटेट हर चीज के लिए कर देंगे। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, आपको किताबें चाहिए, किताबें ले लीजिए, लाइब्रेरी बहुत रिच है। हमारे यहाँ किसी भी लाइब्रेरी में देखोगे 5 से ज्यादा किताबें नहीं देंगे, 2 से ज्यादा किताबें नहीं देंगे। वो बोलते हैं आप सो ले जाना चाहते हो, सो ले जाओ। उनको अविश्वास नहीं है, किताबें पढ़नी, किताबें पढ़ो, रिसर्च करना है, लेब ले लो। ये लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मेरिट के बेस पे आएगा, यानी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वहां लिपाप होती नहीं है, हमारे यहाँ सुविधाएं है नहीं, फैसिलिटेट कोई करता नहीं, और मेरिट में करप्शन हो जाता है, पैसे देके लोग आगे आ जाते हैं, वहीं से सारा गड़बड़ होता है, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। इस वजह से उस प्रस्तावना में जो राजनीतिक स्वतंत्रता वाली बात है, तो मैंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म वाली आपको बात बताई, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो प्रस्तावना के साथ कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, अगर आप वो करंट वाली चीजों के साथ नहीं जोड़ोगे तो केवल ये कहोगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता है,
उससे बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज आएगी इकोनॉमिक फ्रीडम, खास करके आर्थिक वाली बात को अम्बेडकर भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। वो बोलते हैं देखो सामाजिक वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल आर्थिक वाला बहुत बड़ा मसला है। मेरे पास भी मैंने बताया था कई लोग समस्याएं लेके आते हैं, खास करके महिलाओं की जब समस्याएं होती है तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि महिलाओं को अगर संपत्ति में हिस्सा मिले, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी भारत की, तो वही सोसाइटी पे आएगा। एक्सेप्टेंस नहीं है कि महिलाओं को, कानून बना हुआ है, कई लोग बोलते हैं कानून नहीं, कानून तो है, महिलाओं के प्रति कानून है, कानून तो मौजूद है कि महिला जो है अपने माता पिता से, भाइयों से हिस्सा ले ले, कानून की कोई दिक्कत नहीं है, कानून बना दिया है भारत में। फिर दिक्कत कहां है? एक्सेप्टेंस की दिक्कत है। तो हर जगह जाकर के आपको एक ही रिजल्ट निकलेगा, किस चीज का? सोशल एक्सेप्टेंस। तो आती है महिला की सर ऐसा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, पति ने छोड़ दिया है और भाई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और पति ने तो छोड़ ही दिया और पिताजी की डेथ हो गई है, तो अब क्या करें? अब प्रवचन तो हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बातें बहुत कर सकते हैं, मोटिवेशन भी कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी के बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसको चाहिए इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि अब उसको मकान लेना है, किराए से भी लेना है तो किराया लगेगा हर महीने, उसके बाद उसको अगर पढ़ना लिखना है या कुछ करना है तो किताबें लगेंगी, कोचिंग लगेगी तो फीस लगेगी, तो बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ जो बिना पैसे के नहीं आते। आपकी बातों से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत बड़ी बात है, आर्थिक स्वतंत्रता। आप किसी भी मित्र को उसकी परेशानी में, देखो परिवार रहता है तो परेशानियां ज्यादा रहती है, अगर आपका परिवार वाला मित्र है जिसकी पत्नी भी है, बच्चा भी है और क्राइसिस आ गया, तो क्राइसिस के समय में उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, कई बार वो सुसाइड कर जाएगा, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएगा चीजों को तो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है। तो आप सुसाइड से किसी व्यक्ति को कैसे बचा सकते हो? बोले नहीं हम अच्छे मोटिवेटर हैं, हम अच्छा वो लेक्चर देते हैं, ऑरेटर बढ़िया हैं, तो हम बात करेंगे उससे तो बचा लेंगे। कई बार आप मोटिवेशन से नहीं बचा पाते, अच्छे बातें करके भी नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि उसकी आवश्यकता सीधा इकोनॉमिक सपोर्ट। उसको इकोनॉमिक सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो हो सकता है उसको कोई रास्ता मिल जाए और वो खुद ही अर्न करने लग जाए, खुद को एम्पावर करे और आपका पैसा भी लौटा दे। इसकी संभावना है कि आपका पैसा वापस आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसको उस समय जरूरत है पैसे की। आप केवल बातें करोगे तो नहीं होगा। जिस समय में इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसमें केवल बातें काम नहीं करती है, ध्यान रखो। आम्बेडकर ये अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा प्रस्तावना में बात तो अच्छी रख दी है, लेकिन इकोनॉमिक वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी आदमी के प्रति छुआछूत है, छुआछूत बंद हो गई, लेकिन अगर वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया तो वैसे भी छुआछूत जैसा ही है। और अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, उसको हैंडपंप पे पानी के हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा, लोगों ने मंदिर में आना उसका बंद कर दिया, लेकिन उसका खुद का मकान है, अच्छा उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसने एक गाड़ी खरीद ली है, उससे वो बैठ करके तो सरकारी बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको लोगों के साथ टच होकर के जाना ही नहीं, तो अनटचेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। उसने अपने घर में कुआं खुदवा लिया है, ट्यूबवेल लगवा लिया है, तो उसको कहीं पानी भरने जाना नहीं है, तो उसको अनटचेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। उसका बच्चा शहर के किसी स्कूल में पढ़ता है तो उसके साथ अनटचेबिलिटी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल होते हैं, तो वो तो है कॉन्वेंट वाले, तो वो वहां तो होती नहीं अनटचेबिलिटी, क्योंकि वो तो उनके होते हैं ईसाइयों के, क्रिश्चियंस के, तो वो लोग वैसे भी नहीं मानते अनटचेबिलिटी को। हिंदुओं का होता है तो वहां फिर भी चांस बनती। तो फिर आम्बेडकर ये सोचते थे कि अगर इकोनॉमिकली अगर वो साउंड हो जाता है, अगर इकोनॉमिकली उसके अंदर वो आ जाती है, तो फिर उसको जरूरत नहीं है सोशली बैकवर्ड आपको बोलना है, बोलते रहो उसको, लेकिन कम से कम वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वाली स्वतंत्रता बहुत भारी भरकम स्वतंत्रता है, ये दूसरी सारी स्वतंत्रता। राजनीतिक वाले में भी 5 साल में एक बार वोट डालने को मिलता है, एक वोट की एक कीमत होती है, हर पर्सन का वोट एक जैसी कीमत रखता है, एक वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू, एक ही प्राइस है सबकी, एक ही कीमत है। आप उनका मूल्य निकालोगे तो कैसा लगेगा? एक जैसा लगेगा।
तो इसको बोलते हैं हम राजनीतिक स्वतंत्रता। और ये भी 5 साल में मौका आता है, विधानसभा में 5 साल, लोकसभा में 5 साल, लोकल गवर्नमेंट। तो इसके अलावा तो हम ऐसा कोई पार्टिसिपेशन कर नहीं रहे हैं, या ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कल जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा कोई आप एक्टिविटी करते नहीं हो। तो ये तो अभी हो गया था वर्मा कमीशन में, अदरवाइज तो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उसका भी इतना बड़ा ताकत नहीं है। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है और कहीं, मुझे नहीं लगता कि अंबानी वगैरह वोट डालने, कभी आपने देखा अंबानी और दोनों टीना, कौन कौन है वो, अंबानी, नीता अंबानी, दोनों पति पत्नी लाइन में लगे हों फलाने बूथ पे और फिर ऐसे दिखा रहे हो हमने वोट डाला। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा कभी? हो सकता है डाला हो उन्होंने एक आध बार कभी, लेकिन बहुत कम। कई बार वो चूक जाते होंगे, मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है। वो तो 1-1 मिनट में करोड़ों कमाते हैं, तो वोट डालने जाएंगे तो न जाने कितना नुकसान हो जाएगा उनको, ठीक है। तो उनको वोट डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे वाले आदमी को वोट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है। उसको ना अपनी मांगे मनवानी है, ना कभी वो सांसद के पास। ढेरों, आप में से कितने लोग सांसद और विधायक के पास गए होंगे उसके घर पे सिग्नेचर लेने? 99% लोग जाते ही नहीं है, पूरे 5 साल में कभी नहीं जाते अपने सांसद या विधायक के पास, लेकिन वोट तो देके आते हैं। इसका मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो खाना पूर्ति है। और सामाजिक स्वतंत्रता का मैंने आपको बात बता दी, सामाजिक समता की बात बता दी। वो किस प्रकार की है, यानी जस्टिस। तो राजनीतिक जो जस्टिस है, यानी जो इकोनॉमिक जस्टिस, वो पॉलिटिकल जस्टिस है, उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं, और इसका भी सोशल जस्टिस का भी कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस में तो फिर वही कम्युनिज्म और सोशलिज्म वो वाली बात आ जाएगी, क्योंकि सोशलिज्म जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है, वो सबसे ज्यादा जस्टिस दिलाता है। तो आपको अगर वेस्ट के साथ तुलना करें, हम लोग वैश्विक संदर्भ में तुलना करें, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है कि वहां लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक है कि वहां पर उन्होंने समाजवाद को नहीं लिया बल्कि कैपिटलिज्म को लिया, लेकिन वो ट्रिकल डाउन में भी विश्वास रखते हैं, टैक्सेस देने में विश्वास रखते हैं, सामूहिक संपत्ति बनाने में विश्वास रखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति बनाने में विश्वास रखते हैं, रोड्स को बहुत अच्छा रखते हैं, हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा रखते हैं। हेल्थ और एजुकेशन तो पूरी तरह से फ्री कर दिया ना उन्होंने, अमेरिका ने भी पूरी तरह से फ्री किया हुआ है। हेल्थ और एजुकेशन का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो ये विवाद हो रहा था कि राज्य सरकार वैक्सीन का पैसा देगी या केंद्र सरकार देगी, जबकि उन्होंने बजट में प्रावधान भी रख लिया था कि वैक्सीन के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए हम वैक्सीन के लिए रख रहे हैं। तो जब आपने प्रावधान रखा हुआ है तो फिर दूसरों से उम्मीद क्यों लगाए हुए हो कि ये देंगे? आपने तो प्रोविजन किया है ना, तो फिर दो उसको, बचाना क्यों? फिर भी लास्ट में झगड़ा हुआ और अब सब जगह पोस्टर टांग दिए कि इन्होंने दिया है। वो तो हलक में हाथ डाल करके सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाया ना कि तुम ले जा रहे थे, इसको बांटो। मतलब आप एक तरह से प्रसाद चुरा के ले जा रहे थे। ठीक है, और प्रसाद चुरा के ले जाके पोटली वोटली में बांध दिया, छुपा पे लिया, आप जा रहे थे गेट पे पकड़ लिया, बोले ये कहा, ये तो सब में बंटवारा करो। और जब बांट रहे थे तो फोटो खिंचवा लिया, बोले हम बांटते हैं। तो हो गया, तो चोरी करके भाग रहे थे, पकड़ा गए, तो अब बांटना पड़ रही है, तो वैसा काम हो गया। तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम है वहां अलग तरीके से कैपिटलिज्म है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहाँ नहीं करता है। दरअसल हमारे यहाँ करप्शन को सोशल एक्सेप्टेंस होने की वजह से काम नहीं कर रहा है। करप्शन बहुत है, लीकेज बहुत है, इसलिए पीडीएस में लीकेज को रोकने की बात की जाती है। अभी सीएम डांट रहे थे, मैं वायरल हो रहा था एक वीडियो, आपने देखा हो फेसबुक पे, मैं देख रहा था कि सीएम जो है सार्वजनिक रूप से डांट रहे थे कि ये पीडीएस का ये क्या है और ये क्या है, और इसको सस्पेंड करता हूं मैं यहीं से। अब यहाँ ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य। तो स्वागत योग्य इसलिए नहीं कह सकते इसको, मैं नहीं कहूंगा खास करके, क्योंकि मैं उस चीज को समझता हूं कि नया जो अधिकारी आया है क्या वो भ्रष्ट नहीं है? इसका क्या किया आपने? मतलब आपने एक आदमी बदमाश था, उसको हटा दिया, ठीक है। अब नया आया, वो ईमानदार है क्या वो उस काम को सही तरीके से करेगा? इसका फिर आप 3 महीने बाद फिर आओगे क्या, इसी तरह से उसको पकड़ के लाओगे क्या और बताओगे कि इसने बिल्कुल सही काम किया है? क्या ऐसा होगा? नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है। इसलिए वो ड्रामेबाजी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस होने की वजह से उस आदमी के प्रति फिर आवाज नहीं उठेगी नए वाले के प्रति, और वो भी गड़बड़ करेगा। इसलिए आप जिस भ्रष्ट आदमी को हटाते हो
उसके बाद जो नया आदमी नियुक्त करते हो उसकी क्या गारंटी कि वो भ्रष्ट नहीं है? बहुत लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार बड़े व्यापक पैमाने पर है, इसकी बहुत दिक्कत है। तो चीजें जो है आपको मैं बता रहा था कि बातों से पेट नहीं भरता, ये सब भाषण है, ये सब जुमले हैं, ये सब स्टेज से बोलने वाली हुकार है। इससे ऐसा लगता है कि जन परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया, ये हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, ये कोरी बकवास, बातों से पेट नहीं भरता। आपको वाकई में काम करना पड़ता है। वाकई में काम करने के लिए एकमात्र मेरे पास उदाहरण है महिलाओं वाला, विमेन एम्पावरमेंट की। जब जब बात आती है तो खास करके संपत्ति के वितरण की बात आती है, तो आप मानते हैं, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि महिला यदि संपत्ति में हिस्सा मांग लेगी तो क्या लोग सपोर्ट करेंगे उसको? क्या हमारा समाज सपोर्ट करता है उसको? अच्छा, इसमें ना कास्ट का भी कोई लेना नहीं। अपर कास्ट सपोर्ट करता है क्या? तो क्या लोअर कास्ट वाले को करना चाहिए? तो क्या लोअर कास्ट करता है क्या? क्योंकि एम्पावरमेंट तो हर जगह पे जरूरी है, और लोअर कास्ट में तो खास करके, क्योंकि उसकी तो एजुकेशन भी उतनी नहीं हुई है। तो अनएजुकेटेड लोग सपोर्ट करते हैं या एजुकेटेड लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई लेना देना नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अपर कास्ट लोअर कास्ट में ले लो, फिर तमिल को ले लो, फिर हरियाणा के जाट को ले लो, तमिल ब्राह्मण को ले लो और हरियाणा जाट को ले लो, इन दोनों में से कोई सपोर्ट करता नहीं, दोनों ही नहीं करते। अमीर गरीब में कोई लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मुसलमान में करते हैं क्या? उनके यहाँ तो धर्म में भी है, हमारे यहाँ तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, कानूनन हुआ है ना। मिताक्षरा और दायबाग में भी पुत्र को संपत्ति जाती थी ना एक तरह से। हमारे यहाँ तो धार्मिक रूप से हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं था। ये तो हम लोगों ने इगलिटेरियन बनाने के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट लाके बाहर से, एक तरह से वेस्ट का कंसेप्ट है और वेलफेयरिस्टिक वाला है, और ये एक अप्रोच है कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा तो आधी जनसंख्या दबी हुई रहेगी। तो महिला को उसकी संपत्ति का अधिकार मुसलमानों के तो धर्म में है और उस तरह से दिया भी जाता था, तो फिर उसका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? नहीं, मुसलमान में भी नहीं। मतलब भारत का मुसलमान, या यूं कहें कि भारत के अंदर ही पैट्रियार्की है, इनबिल्ट है। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उसमें चाहे कोई सा भी धर्म हो। यहां का क्रिश्चियन भी ऐसा ही हो जाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में 100 साल रह जाएगा, फैमिली धर्म अगर भारत में 100 साल रह लिया तो वो भारतीय इंडियननेस आ जाएगी उसमें इंडियननेस आ जाएगी। मतलब उसको देना नहीं है, विमेन को एम्पावरमेंट करना ही नहीं, उसको एम्पावर करना ही नहीं है, उसको विमेन एम्पावरमेंट करना ही नहीं है। स्त्री धन की बात आती है जब आप उसमें बात करते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, ऑप्शनल पढ़ोगे तो आपको आएगा। ऑप्शनल अगर आपका सोशियोलॉजी है तो उसमें आएगा स्त्री धन। डोरी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, डोरी निगेटिव चीज है, डोरी अच्छी चीज नहीं है, दहेज अच्छी चीज नहीं है। लेकिन वो जो था, पिता उसको उस समय में दे देता था कि भाइयों को जब इतना दिया जाएगा तो कम से कम इनकी बहन है तो इसको मेरी संपत्ति में से इतना हिस्सा मैं देता हूं, मैंने कमाया। खास करके सक्षम लोगों के बीच ज्यादा चलता था, अपर कास्ट में ज्यादा था, इसलिए अपर कास्ट में ही डोरी का सिस्टम ज्यादा है। लोअर कास्ट में भी डोरी का सिस्टम अभी भी नहीं है। वहां पर दहेज वाली जो बुराई है ये बाद में प्रवेश कर गई। लेकिन बुराई क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि बुराई में भी वो ऐसी वस्तुएं मांगने लगे ना जिसका उपयोग पुरुष करता है, पति करता है। पहले जो था, पहले देखो जमीनों का तो कोई मतलब था नहीं, इसलिए स्त्री धन जैसा हमारे यहाँ जो हम लोगों ने लड़कियों को संपत्ति में अधिकार इसलिए नहीं दिए क्योंकि जमीनों की कोई वैल्यू नहीं थी। लड़की तो ससुराल में जहाँ गई है ना, वहां पर जाकर के जितनी जमीन चाहे जाकर के रोक ले, वो उसकी हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। क्योंकि पहले तो ये था कि आप सुबह घूमने गए और आपकी मर्जी आई कि ये जमीन जहां तक नजर जा रही, यहाँ पत्थर गाड़ दिया, दूसरा गाड़ दिया और लोगों को बोल दिया कि ये मेरी है, वो उसकी हो जाती थी। ठीक है, इसलिए जमीनों में तो ये देने का हिंदुओं में इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले जमीनों की कोई वैल्यू भी नहीं थी। वैल्यू थी अचल संपत्ति के तौर पे, अचल संपत्ति के तौर पे खास करके गोल्ड की जो ज्वेलरी होती थी उसको इससे धन टाइप, और उसको एक पेटी में बंद करके दहेज के तौर पे उसको दे दिया जाता था कि ये तुम्हारे काम आएगा।
उसको पति और ससुराल के लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे। कई बार वो जब उसके काम नहीं आता था, बीच में जरूरत नहीं पड़ी, पति ने अच्छे से ख्याल रखा, तो वो फिर अपने बच्चों की या लड़की की शादी कर देती थी उस गोल्ड से। उसी गोल्ड से वो उनकी शादी कर देती थी। किनकी? अपनी लड़की की या लड़के की। आगे काम हो जाता था, उसकी बहू के काम आता था। कई बार फिल्मों में आपने देखा ना, ये मेरी बहू पहनेगी, ये मेरा जो वो था। तो ये भारत की परंपरा थी, वो स्त्री धन के रूप में थी। वो दहेज वो निगेटिव नहीं था, वो वहां था कि अगर कोई ऐसी चीज आती कि पति से न बनी, या पति खराब निकल गया, या पति मर गया, या ससुराल वालों ने परेशान किया, तो ये इस धन के माध्यम से अपना गुजारा कर सकती है। तो खास करके मैं जो आपको इकोनॉमिक सपोर्ट वाले, अब वो निगेटिव कब हो गया? निगेटिव तब हो गया कि जब वो स्त्री धन जो है वो इस रूप में न जाकर के एक तो नगद पैसे के रूप में आने लगा, और दूसरी चीज है कि वो लोगों ने मोटरसाइकिल, बाइक और ये या फिर कार लेना शुरू कर दी, जिसको पति चलाएगा। तो पति उपयोग कर रहा है या पति के दोस्त या परिवार के सदस्य उपयोग कर रहे हैं। वो जो दहेज जब से मांगा जाने लगा, तब से हम बोलते हैं दूल्हा बिकता है, और वो बाकी उसको कहा जाता था स्त्री धन। और उसका एक स्वरूप तो ये था कि पिता ने अपनी संपत्ति में हिस्सा दिया है उसको, एक तरह का, तो नेचुरल था। अब कानूनन हो गया है। एक और चीज, स्त्री के विवाह के बारे में जब बात आती है, लड़कियों खास करके उच्च वर्ग में जब मैं देखता हूं, तो खास करके किसी बिजनेसमैन को देखो या दुकान वाले आदमी को देखो, तो आपने छोटी जगहों पे देखा होगा कि उनके यहाँ शादी में 1000-2000 लोगों को, जिन लोगों को बुलाया जाता है, वाकई में वो उसकी दुकान के ग्राहक होते हैं देखा जाए तो और वो सारा जो है उस लड़की के नाम पे किया जाता है। ये दरअसल ये पैसा सारा उसको दिया जाना था, वैसे देखा जाए तो। किसका पैसा? या फिर भविष्य के लिए उसके अकाउंट में एफडी बना करके सुरक्षित। शादी वादी सब बकवास चीज है। अभी मुझे एक बहुत सीनियर आईएएस बोलने लगे कि मेरा बच्चा अभी मेंस हुआ 7-8 दिन पहले, तो बोले मेरा बच्चा मेंस दे रहा है। तो उसने ये बताया कि वो आपके वीडियो देखता है यूट्यूब के, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, और ऐसा लगता है कि सारा पेपर मतलब वहीं से हो गया उसका। तो उसने जो कोचिंग किया था दिल्ली में 2-3 साल पहले, वो उतना काम नहीं आया, और आपके वीडियो बहुत काम आए क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज वैसी थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप तो करोड़पति हो गए होंगे, मतलब बहुत महंगे, मतलब बहुत पैसा होगा आपके पास। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास इतने बच्चे नहीं है, लिमिटेड है, और मैं फ्री पढ़ाता हूँ गायत्री मंदिर पे, ऐसा। उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो बताने लगे, नहीं पर बच्चे क्यों नहीं आते? मैंने कहा अब पेंडेमिक भी है, पहले महामारी से पहले भी मैंने कहा मेरे यहाँ 60-70 होते थे, पर अभी 30-40 हैं। अभी तक तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि 2021-22 में मेरे पास 150 बच्चे होंगे। मुझे ऐसा लगता था, उस ग्रोथ को देखते हुए ऐसा लगता था। लेकिन मैंने कहा अभी तो 30-40 है, ज्यादा नहीं है। तो बोले नहीं, तो फिर खर्चा निकालना मुश्किल हो। मैंने कहा हाँ, बस कर रहे हैं, चल रहा है काम, बढ़िया, ठीक है। तो वो बोलने लगे कि यार ये एवरेज जो एक बच्चा है, वो जिनमें से जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी की भी शादी 5 से 10 लाख के बीच होगी मिनिमम 5 लाख से कम में तो किसी की भी शादी नहीं होगी। हाँ, और 10 लाख तो करेंगे ही लोग, कई बार 10 लाख भी कर देते हैं खर्च। तो तुम्हारी 1.5 लाख फीस होगी। मैंने कहा हाँ। उन्होंने ऐसे ही अंदाज लगा के बोला। मैंने कहा हाँ, 1.5 लाख फीस है। तो भाई इसमें तो आदमी चमक भी जाएगा, गोरा भी हो जाएगा, तुम्हारे लेक्चर सुनेगा तो नॉलेज भी बहुत आ जाएगा, पर्सनालिटी भी बन जाएगी। हो सकता है लड़की अच्छी मिले, लड़की को लड़का बहुत अच्छा मिले। उसके बाद 1.5 लाख खर्च करने के बाद तो बहुत सारे खर्चे बच गए, ब्यूटी पार्लर से लेकर के तो इसको इस तरह से क्यों नहीं ले लेता कि और उसका क्या करना है शादी वादी का खर्चे का। बोले अंग्रेज आदमी कहाँ करता है बताओ इतना खर्चा। वो 50,000 में शादी कर लेता है अंग्रेज आदमी, चर्च में ही वो रहता है, कपड़े अच्छे बनवा लेता है, बाकी वो एक छोटी पार्टी होती है उसकी, और कुछ घंटे का 1-2-4 घंटे का वो फंक्शन होता है। अंग्रेज आदमी सारा पैसा बिजनेस में लगाता है, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में, ये वो, या पढ़ाई में लगाता है, एजुकेशन में बहुत खर्च करता है अंग्रेज आदमी। तो ये तो परेशानी कहीं न कहीं ये इंडिया की है। मतलब वो अब इस लेवल पे मैं कभी नहीं सोच रहा था कि ये शादी से भी जोड़ सकते हैं आईएएस की कोचिंग को और ये उनकी सोच वो थी कि मतलब ये आप लोगों ने भी कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा, लेकिन ये उनकी सोच थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन सबकी शादी 5 लाख से कम में तो होगी नहीं। 5 लाख से कम में तो कोई भी शादी नहीं होती भारत में। तो साधारण से साधारण आदमी 5 लाख में तो शादी करेगा।
तो उस समय कहां से आ जाते हैं पैसे? वो भी फालतू के पैसे हैं, फालतू का खर्चा है। क्या मतलब है? ये तो बहुत काम की चीज है, इसमें तो हो सकता है वो आईएएस बन जाए। वो तो बोले आईएएस ना भी बने तो भी बोले उसको लड़की अच्छी मिलेगी और लड़का अच्छा मिलेगा क्योंकि वो गोरा हो जाए। मैंने इसमें गोरा कैसे होगा? बोले यार पर्सनालिटी चमक जाती है भाई, ज्ञान जो है चेहरे पे चमकता है और वो कभी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा क्योंकि तुम अच्छा पढ़ाते हो। हमने कहा चलो ये वाला मूल्यांकन, ये वाला तो मुझे कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिला कि कम से कम मैं शादी भी करा सकता हूँ मेरे लेक्चर के माध्यम से अच्छा लड़का लड़की मिलेगा, ये वाला मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला था। तो ठीक है, मैंने कहा सर ये तो आपकी उदारता है, आप इस तरह से सोचते हैं। नहीं बोले तुम डिजर्व करते हो। मैंने फिर बच्चे से सुना है कि तुमने ये बता दिया था, तुमने पहले से ही वो बता दिया था, ये सारी बातें वो मुझे शेयर कर रहा था और उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने तुमको थैंक यू बोलने के लिए जो है फोन लगाया, नंबर उसने दिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि वो जो किसी भी छोटे कस्बे वगैरह में देखोगे तो बिजनेसमैन जब शादी करता है तो वो क्या करता है कि उसकी दुकान पे जो 1000 ग्राहक जो जुड़े होते हैं ना, वो उन्हीं की फैमिली को ज्यादातर डील करता है। लेकिन क्या है कि उसको वो जो गिफ्ट वगैरह या उसमें जो पैसा चढ़ाते हैं उसमें तो वो उतना ज्यादा नहीं मिल पाता। वो 500 रुपए कोई देता होगा, लेकिन 4 लोग खाना खाने जाएंगे तो 500 रुपए प्लेट के हिसाब से 2000 का तो खाना हो जाता है। तो उससे तो उतना नहीं आता उसको, लेकिन वापस जो है वो लौट करके उसके दुकान के ग्राहक रिकरिंग बनते हैं और बार बार आते हैं, पुनरावृत्ति होती है उसकी, और वो लोग उसकी दुकान से जुड़े रहते हैं क्योंकि उसने शादी में बुलाया था। तो क्या वो अपनी लड़की या लड़के की शादी के माध्यम से बिजनेस कर रहा था? मतलब ये शादी का खाना था या बिजनेस का खाना था? तो मतलब आप देखोगे कि इंडिया में हर चीज जो है, मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या महिलाओं के साथ लड़की की शादी की आपने, देखा जाए तो वो जो पैसा आपने खर्च किया वो उस लड़की का पैसा था, वो डिजर्व करती थी, वो उसके नाम से जमा होना था। और ये सब फालतू की नोटंकी की आपने, और इसको भी आपने बिजनेस बना लिया। इसको भी आपने, मतलब लड़की की शादी में भी बिजनेस कर गया बनिया वहां पे भी बिजनेस कर गया, वहां पे भी उसने पूरे दिमाग में वो जो लिस्ट है वो हमारे कौन कितना काम का है, कौन कितना मुनाफा दे सकता है, किससे कितना प्राइस हम लेते हैं, किससे कौन, उस आधार पे आपने किसको सपरिवार लिखना है, किसको सिंगल उसको लिखना है वो आपने उस आधार पर दिया। इतना भयंकर ये जो लेवल है, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब अपनी लड़की की शादी में भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं छोड़ा उस आदमी ने, तो फिर जनता को कैसे छोड़ेगा? जनता को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। देखो मैं अभी जो आपको बता रहा था कि बूथ कैप्चरिंग हुआ, ये एक्सप्लॉयटेशन था। बूथ कैप्चरिंग किसका एक्सप्लॉयटेशन? उसके राजनीतिक अधिकारों का हनन, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल जस्टिस का हनन हो गया, आपने छीन लिया उसका। सामाजिक रूप से छुआछूत करना, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। ये किस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन? ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन? ये एक्सप्लॉयटेशन है सोशल। आपने उसको, अपने जो सामाजिक अधिकार हैं उनको आपने छीन लिया। इकोनॉमिक वाले में आप इस तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, तो आपको कई बार ये एंगल ही सोचने को नहीं मिलेगा कि ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है। ऐसे ऐसे बारीक आप समाज की गतिविधियों को देखोगे तो देखोगे कि भारतीय समाज जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। दरअसल क्या है कि ये बात अगर मैं आपको इस एंगल से नहीं समझाऊंगा ना, आज मैंने जितनी भी चर्चा की, इनमें से कितनी प्रतिशत बातें सहज रूप से आपके दिमाग में आ जाएंगी बताओ, अगर मैं ना बताऊं तो? या कोई दूसरा टीचर यूट्यूब पे आके बता रहा होगा। इस एंगल से कौन प्रस्तावना की बात करेगा? तो इन गहराइयों को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपको प्रस्तावना बहुत सिंपल लगेगी। ऐसा लगेगा कि ये एक पैराग्राफ है और ये एक आधा पेज है। और जब आप इसको इस एंगल से देखोगे कि भारत के लिए प्रस्तावना अम्बेडकर ने उस समय में सोची थी या जवाहरलाल नेहरू उस समय में सोचते थे, यानी वो भारतीय समाज को कितनी अच्छी तरह से जानते थे और वो कुत्ते की पूंछ जैसा मानते थे उसको कि ये सीधा नहीं होगा और ये ऐसा ही रहेगा, इसलिए बड़ा हमको लंबा खींचना पड़ेगा इसको और ये जस्टिस दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधर नहीं सकता समाज। आपको लगता 50 साल में सुधर जाएगा? 70 साल हो गए, कुछ नहीं हो सकता इंडियन सोसाइटी का, कुछ भी नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ स्कोप ही नहीं देखते, विदेश चले जाते। जो भी बहुत आगे लंबी छलांग लगाना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, वो भारत में सुधार, रिफॉर्म होगा, भारत पूरा बदल जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ भारत में सर्वाइव कर, इसका इंतजार ही नहीं करता।
वो अपने आप को यहाँ से हटा लेता है, बोले ये सुधारने नहीं है, ये यहीं रहेंगे, मुझे जाना है, मैं जाऊं, और फिर वहां उसको जो करना होता है वो कर लेता है, क्योंकि वो सोसाइटी में वो फैसिलिटेट हो जाता है, फैसिलिटेशन मिलता है उसको सुगमता से, आसानी से। तो फिर हम लोग क्यों पंगा लेंगे, एक एक को सुधारेंगे और सुधार करके फिर ऐसा करेंगे और फिर इस काम को करेंगे, उसके बजाय हम ही आगे बढ़ जाएं, हम अपना कर लें। तो ये एक सरल तरीका माना जाता है। तो बाईपास कर गए। तो जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो लोग बहुत मेहनती थे और जो डिजर्व करते थे, उन लोगों ने बाईपास कर लिया। तो फिर कौन लोग बन गए, जिनके अंदर टॉलरेंस था, जिनके अंदर एक्सेप्टेंस था, वो लोग यहीं रह गए। तो परिवर्तन, अगर वो सारे लोग जो बाहर गए, 2-3 करोड़ लोग, अगर वो बाहर नहीं जाते और वो यहां रहते, तो फिर परिवर्तन की गति तेज होती, क्योंकि वो लोग ऐसे थे जिनको इसको परिवर्तन करना ही था और वो परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो फिर बहुत निराशावादी बात हो गई आज तो। अब तो उम्मीदें ही खत्म हो गई, जबकि हमारे गुरुजी बोलते हैं युग बदलेगा और ये होगा। नहीं, अब हम लोगों को फिर भी उम्मीद रखना चाहिए कि हम सिविल सर्विसेज में जाकर के परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन के वाहक कौन होंगे, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के वो लोग जो कि वहां पहुंचे, क्योंकि यही लोग तैयारी करते हैं। लोअर क्लास से भी करते हैं, पर लोअर क्लास से सिलेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि उनको पढ़ने की सुविधाएं उतनी मिलती नहीं है। तो वो लोग कंपटीशन में जाते हैं और सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो फिर एथिक्स फ्रॉम पॉलिटी वाला ये पार्ट, इसलिए एथिक्स वाला पार्ट जो है यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर केवल एथिक्स से नहीं होगा, सोशल एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो वहीं से आता है। सोशल इन्फ्लुएंस है ना इसमें पूरे में। प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से सीखते हैं हम लोग, वहीं से सीखते हैं। और अगली पीढ़ी को सोशलाइजेशन करके देगा कौन, अगली पीढ़ी को सिखाएगा कौन, यही सिखाएंगे, अपने बच्चों को लोग सिखाएंगे, तो सोशलाइजेशन होगा। तो कितने लोग जो है अपने बच्चों को सही बातें सिखाएंगे, या फिर करप्शन से लड़ना सिखाएंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात करेंगे। महिलाओं वाला उदाहरण तो बहुत जबरदस्त है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि महिलाओं को अपनी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर भाई जो है फिर रक्षाबंधन पे बुलाता नहीं, अगर आप उससे हिस्सा ले लोगे संपत्ति में, तो फिर कौन सा रक्षाबंधन। मतलब वो बोलता है तुमको हिस्सा चाहिए, मतलब संपत्ति। अच्छा, सारे रिश्तेदार समझाते हैं, सारे रिश्तेदार एक साथ समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगते। मैंने कहा ना, सभी जाति वाले समझाते हैं, सभी धर्म वाले समझाते हैं। तो फिर संपत्ति के कानून का क्या मतलब है, कानून तो बन गया, तो उसका मतलब क्या है फिर। तो ये जो 18 से 21 हुआ है ना अभी, अब इसके संदर्भ में यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी संपत्ति के हिस्से की। क्योंकि एक तो क्या था कि ग्रेजुएशन जो होता है ना, ग्रेजुएशन 21 साल से पहले तो होता नहीं है। तो 21 साल तक उम्र हो गई शादी की, तो उसका एक फायदा ये है कि सरकार ने क्या सोच के देखा था, सरकार ने सोचा कि प्यूबर्टी से वो 16-17 साल में मुसलमान लोग शादी कर देते हैं, तो हमको उसको रोकना है ताकि जनसंख्या मुसलमानों की रुक जाए। लेकिन यहाँ हिंदू लड़कियों को एक फायदा हो गया, मुसलमान लड़कियों को भी होगा कि अगर वो ग्रेजुएट हो जाएंगे और ग्रेजुएशन तक के अगर वो रुक गई शादी करने से, तो हो सकता है उसमें ये समझ हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, रिसर्च करूं, और फिर लगे कि मैं अपना एक स्टार्टअप करना चाहती हूँ। भाइयों ने अपना अपना किया था, तो आपने उनको सपोर्ट किया था इकोनॉमिक, तो मुझे मैं उसको कोई कानून पता चली जाएगा। अब जैसे हमारी जैसी क्लास है तो चली जाएगा या यूट्यूब से चल जाएगा, वैसे भी पता रहता है कि संपत्ति का अधिकार है। और तब उसको लगता है कि भाई को 50 लाख दिए थे, एक भाई को 70 लाख दिए थे पिताजी ने, मैं तो 20 लाख मांग रही हूँ या 10 लाख मांग रही हूँ, मेरा स्टार्टअप तो 10 लाख में शुरू हो जाएगा और उससे मेरा बिजनेस हो सकता है, शादी तो बाद में भी हो सकती है। तो शादियां बहुत लेट तक जाएंगी, वो बहुत लंबी जाएंगी। और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2 पॉइंट गया, वो और नीचे जाएगा। तो जिस जनसंख्या को हम बोल रहे हैं कि 155 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, 140 करोड़ हम हो गए हैं, और 155 से ऊपर नहीं जाएगी, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगी और 2100 में वो केवल 95 करोड़ या 90 करोड़ रह जाएगी। ठीक है, तो हम ये फ्लाईओवर और ये सब बाहर जो ये सब बना रहे हैं, मेट्रो वेट्रो, 155 के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो आज से 20-30 साल बाद जब हम और कम हो जाएंगे तो फिर वापस ऊपर भी खाली, नीचे भी खाली, सब खाली खाली रहना है।
और संपत्ति के दाम भी, रियल एस्टेट भी बहुत नीचे गिरेगा। और जबकि वो आप भोपाल से होशंगाबाद रोड चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर आकृति साइड चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, भोपाल के चारों तरफ फ्लैट्स वगैरह इतने बड़ी मात्रा में बन गए और सब खाली हैं। शाम के समय जाओगे तो सब में अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक दो लाइट जलती रहती किसी किसी में। तो लाखों की संख्या में फ्लैट्स बन गए हैं कि लोग आएंगे और करोड़ों की जनसंख्या और बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मकान बनते हैं 500 साल के हिसाब से, 500 साल की उम्र वाले मकान बनते हैं। पहले बनते थे 100-150 साल वाली, अब तो 500 साल वाली, यानी 10, 12, 13, 14 पीढ़ियां रह जाएंगी, 20 पीढ़ियां रह जाएंगी कई बार। इतने मकान मजबूत हैं, तो इतनी आसानी से गिरते भी नहीं। तो नए मकानों की जरूरत कितनी होगी। तो रियल एस्टेट बहुत जल्दी बैठने वाला है, फ्यूचर नहीं है रियल एस्टेट का। अगर कोई आप में से कोई मदर फादर ये सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट में बड़ी पूंजी फंसा के रख दें, बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। गुड़गांव में देखिए तो वहां पे भी आ गया, एक के ऊपर एक फ्लैट की स्कीम जब आने लग जाए ना, समझ जाओ कि स्थिति बहुत खराब है। यानी कीमत आधी हो गई। एक के ऊपर एक फ्लैट का मतलब क्या है, 50 लाख का फ्लैट है और बोले 50 लाख का और दे रहे हैं, मतलब 25 लाख की कीमत हुई ना, तो आधी रह गई कीमत। तो ये स्थितियां बनने लगी है बड़े बड़े शहरों में। और जनसंख्या जो है हमारी निगेटिव, फिर जनसंख्या अभी कम होती क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम है भारत में, लेकिन फिर भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हॉस्पिटल्स हैं, तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा युवा हमारे पास थे 2011 में, वर्किंग एज पॉपुलेशन का सबसे बेस्ट जो परसेंटेज हमारे पास था 2011 में। आर्टिकल पढ़ोगे आप तो अभी नए नए रिजल्ट आ गए। PLFS जो वो अभी आया है नया वाला, PLFS नहीं, क्या नाम है उसका, कौन सा सर्वे, हाँ NFLS, हाँ उसका जो सर्वे है वो 5 वाला। तो 5 के जो रिजल्ट हैं अगर आप देखोगे तो वो है कि 2% हो गया रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, तो 2.0 हो गया है। तो 2.0 मतलब 2.1 से कम। तो स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। और ये युवा अवस्था वाले जो है बहुत कम समय तक हमारे पास है। 2011 में हमारे पास पीक था, इसका पीक आ गया युवाओं का, 2011 में पीक था, अब आ गया है डिक्लाइन। तो थोड़े समय बाद जो है वो जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, यानी बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन 10-12 साल बाद बुजुर्गों का देश बनना शुरू हो जाएगा भारत। तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी। और जितने भी देश इस क्रोनोलॉजी से गुजरे हैं उनमें वो पहले रिच हुए हैं, प्रॉस्पर हो गए हैं, पहले रिच हो गए हैं, बाद में वो ओल्ड हुए हैं। इंडिया के साथ ये होने जा रहा है कि वो पहले ओल्ड हो रहा है, रिच बाद में होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं कह सकते। सोने की चिड़िया वगैरह, विश्व गुरु सब बाद में बनेगा, पहले बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा युवा अवस्था वाली जो अवस्था थी वो 2011 में थी, क्लाइमेक्स। मतलब 2022 में, मतलब भारत बोलते हैं ना युवाओं का देश है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हम बहुत ये हैं, तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर होने जा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक डिजास्टर में। 2011 था वो। और फिर ऐसे समय में हम बोल रहे हैं, तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एजुकेशन बढ़ता है, वैसे वैसे आप महिलाओं को ये नहीं कह सकते कि आप बच्चा पैदा करेंगे वो भी 3-3 करेंगे, 2-2 नहीं। वो बोलेंगे एक बच्चा बहुत है, वो भी हम जब चाहेंगे तब, और हम जब चाहेंगे तब होगा, और हमारी शादी भी हम जब चाहेंगे तब होगी। और एक बार 21 साल तो आपने कर ही दिया, तो अब उसके रिजल्ट्स देखो, क्योंकि ग्रेजुएशन हो जाएंगी सबकी, और ग्रेजुएशन हो जाएंगी तो फिर हायर एजुकेशन की डिमांड बढ़ेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से अच्छी बात। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट होता है तो फर्टिलिटी रेट और गिरता है, क्योंकि महिलाएं संतान, देखिए जो स्वस्थ महिला होती है, हेल्दी होती है, एजुकेटेड होती है, अर्बन होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब वो रहने लगती है तो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, और वो संतान उत्पत्ति करके बिजी नहीं रहना चाहती कि उनके। और दूसरी चीज एक और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक द हिंदू था, किसका था, बहुत मजेदार आर्टिकल। उसने कहा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन किया, इससे जनसंख्या में बहुत कमी आई है। क्योंकि पहले सरकारी स्कूल थे तो फ्री में बच्चा पढ़ लेता था, तो 5 भी बच्चे हों तो क्या दिक्कत है, सबको स्कूल छोड़ाओ, करना कुछ करना नहीं रहता है। अब एक एक बच्चे का 1.5 लाख लगता है।
तो 1.5 लाख लगता है तो आदमी सोचता है मैं तो वैसे ही बाल गायब हो जाएंगे मेरे, मतलब मैं इतने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। तो वो सोच समझ के बच्चे पैदा करता है, उसको लगता है कि 1 या 2 का ही खर्चा भुगत सकता हूं मैं, क्योंकि उसने देख लिया एक बच्चा हुआ नर्सरी में, वो पता नहीं कौन सा ज्ञान देता, मैं तो फिर भी IAS बना रहा हूं 1.5 लाख में, वो नर्सरी में 1.5 लाख मांगता है। तो भाई तू नर्सरी में ऐसा क्या पढ़ाता है उसको जिसके 1.5 लाख रुपए लगते हैं, और वो ऐसा कौन सा ज्ञान आ जाएगा जो जीवन भर पूंजी के तौर पर उस पर रहेगा कि वो अपना स्टार्टअप तैयार कर लेगा या IAS बन जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। और फिर तुम केवल नर्सरी का थोड़ी आगे और लोगे, तो भयानक स्कूल है, भयंकर वाले। तो प्राइवेटाइजेशन, वो बोलता है प्राइवेटाइजेशन ने सपोर्ट किया है, बार बार अस्पताल ले जाओ तो प्राइवेट वाले बहुत पैसे लेते हैं। तो अस्पताल और स्कूल, हमने कहा अमेरिका में क्या है, स्कूल और जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो दोनों फ्री है, और भारत में ये दोनों महंगे हैं क्योंकि प्राइवेटाइज सरकार करती जा रही है और हाथ खींचते जा रही है सरकारी चीजों से। बोले नहीं, ये हमारा काम का, बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस करना सरकार का बिजनेस, तो सेवा तो करो। तो वो सेवा में भी प्राइवेटाइजेशन, तो बोले उसका फायदा ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी वापस ले ली, एबंडन कर लिया अपने आप को, शी जिनपिंग ने। उनको समझ में आ गया कि बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले हैं। 1 बच्चा नहीं थी, गोली मारने की बात थी शुरू में, तो कि 2 बच्चे हुए तो गोली मार देंगे। तो उसका नतीजा हुआ कि वहां की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर खुले, वो फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया, अर्बनाइजेशन भी हो गया, एजुकेशन भी अच्छा हो गया, महिलाएं बहुत आगे निकल आई, सब शहर में आ गई। वो बच्चे ही नहीं चाहती, वो शादी नहीं करना चाहती, तो शादी करना ही नहीं चाहते। और ये सब की वजह से जो है चाइना जो है वो जनसंख्या में पिछड़ता जा रहा है। वो हमसे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा चाइना बहुत जल्दी। उसके पास बूढ़ी जनसंख्या होगी और हमसे जल्दी, वो जब हम 95 करोड़ पे होंगे वो 70 करोड़ पे होगा, जबकि हमसे आगे वो, तो उसके बाद सिर्फ 70 करोड़ लोग होंगे। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 150 करोड़ के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसने 150 करोड़ का बना लिया, लेकिन केवल 75 करोड़ लोग होंगे उसके पास। और पूरी दुनिया का भी 2.0, 2.1, 2.4 कुछ है शायद, हाँ, तो पूरी दुनिया का भी घट रहा है। तो अभी तो अफ्रीका के देश जो है वो राइज कर रहे हैं, तो बाद में अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अमेरिका के लोग इमिग्रेशन कर लेते हैं। अमेरिका के लोग दुनिया भर के टैलेंट को इनवाइट करते हैं, कहीं पे भी कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी हमारे देश के अंदर ग्रोथ को मजबूत करता है, डेवलपमेंट को मजबूत करता है, अमेरिका को कुछ देना चाहता है, हम स्वागत करते हैं, उसको जमीन देंगे, घर देंगे, नौकरी देंगे, भरपूर पैसा देंगे। अमेरिका में आके बसे, हम उसको नागरिकता देंगे। तो अमेरिका नागरिकता देने में विश्वास करता है, इससे वो अपना सॉल्यूशन निकाल लेगा, उसकी जनसंख्या बनी रहेगी, चाहे वहां पर लोग शादी करें, चाहे संतानें हो चाहे ना हो, बच्चे नहीं भी होंगे तो भी वो इमिग्रेंट से आपूर्ति कर लेगा। और अमेरिका ऐसा देश है जो एश्योर करता है, सिक्योरिटी देता है और एश्योरेंस देता है कि हाँ आप यहाँ बच सकते हो, और वहां लोग बचना चाहते हैं। डॉलर के बारे में कई बार मुझसे पूछते थे लोग कि सर डॉलर इतना महंगा क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका में बसना चाहते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, इक्वलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स, कई लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स से क्या होगा, ये आ गए ह्यूमन राइट वाले, ये आ गए इक्वलिटी वाले, ये आ गए सेक्युलर कीड़े, ये आ गए, उन सबको भयंकर गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अरे भैया, तुम्हारा जो रुपया घटिया स्तर पे है वो घटिया इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी ये है, तुम्हारे यहाँ कोई बसना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, और ये रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ हनन होता है अधिकारों का, यहाँ इनसिक्योरिटी है, यहाँ की पुलिस करप्ट है। जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है, जो पुलिस है, उस पे उसके पास जाने से डर लगता है कि ये गाली दे देगा, ये लाठी मार देगा। कभी 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 पुलिस वो थाने में जाओ तो बड़े सोच समझ के जाना, वो कब बिदक जाए, कब क्या, कब लाठी लेके खड़ा हो जाए, आपके पीछे भागे, आप आगे आगे भागते फिरो, आप न्याय मांगने गए थे, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब ऐसे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा, ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? तो फिर मूल्य रुपए का, बोले रुपया, 1 रुपया बराबर $1 हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अमेरिका के डॉलर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वहां हर कोई रहना चाहता है,
उनसे व्यापार करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनसे डील करना चाहता है, उनसे एक्सपोर्ट लेना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, वहां से उनको एक्सपोर्ट करना चाहता है। उनके साथ मिलने से व्यापार में सुधार आता है, व्यक्तित्व में सुधार आता है, नॉलेज में सुधार आता है, एजुकेशन बढ़ती है, अर्निंग बढ़ती है। तो जिसके यहाँ देखने से, रहने से, जिसको ऑब्जर्व करने मात्र से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता हो, तो उसकी करेंसी भी मजबूत होगी। ये है उसका जादू। और वो इमिग्रेंट्स ले लेता है, वो नफरत नहीं करता इमिग्रेंट से। उसकी उसके यहाँ की जो पॉलिसी है, वो आपने देखा वीजा पॉलिसी ट्रंप ने वो की टाइट, और ये सब तो वहां की जनता ने कहाँ एक्सेप्ट किया, उसको उतार के फेंक दिया। फिर आ गए डेमोक्रेट, बाइडेन आ गए। तो कुछ लोग तो अपने यहाँ, रशिया में इमिग्रेंट को लेना तो चाहता है, लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि रशिया ने बहुत सारी चीजें, वही डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचाया है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे, चाहे हम खुद को मानते हो, लेकिन ओल्डेस्ट कौन हुई? अमेरिका। और उसने उसको मेंटेन किया, डेमोक्रेसी को मेंटेन किया। इसलिए प्रीएम्बल के हिसाब से चलने से क्या फायदा होता है? तो मैंने इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की। सब तरह का एम्पावरमेंट आता है, और खास करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है। तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के इंडिविजुअल तक, नेशनल से लेकर इंडिविजुअल तक कई तरह का एम्पावरमेंट आता है। तो ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव था, अलग व्यू था, शायद आपने एंजॉय किया होगा। और कुछ फैक्ट्स और कुछ डेटा जो है आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से, द हिंदू से पढ़िए और निबंध लिखिए इसके ऊपर। ठीक है, चलिए तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।